हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सारणी के बारे में पढ़ने वाले यानी कि डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने अवयव को ख़त्म कर दिए हैं, तो इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मान के चलिए मेरे पास एक अवयव है ए, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। 2x2 का मैंने एक अवयव लिया है ना, मतलब मैट्रिक्स लिया है। अब इस मैट्रिक्स का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मैं सारणी के सहायता से कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करूँ तो मुझे इसका प्रसरण करना पड़ेगा, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 3 ज़ा माइनस में 12। तो हम लोग का यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया, -8। और ये जो -8 हमारा आंसर आया है ना, यही है सारणिक, ठीक है। इसका इस अवयव का जो वैल्यू है उसी को हम सारणी का डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, किसी n कोटि के वर्ग प्रत्येक वर्ग अवयव a को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं। मतलब कोई भी n कोटि का एक वर्ग अवयव हो तो उसे हम एक संख्या द्वारा संबंधित कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक अवयव था जो कि वर्ग अवयव था 2x2 का, उसको मैं एक संख्या से संबंधित करा सकता हूँ, ठीक है, जिसे वर्ग अवयव का सारणी कहते हैं। वही बात लिखा है और इसी को हमें वर्ग अवयव का सारणी कहते हैं। सारणी को दर्शाने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि जो हम लोग का अवयव है उसको 2 लाइन से मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो ये हम लोग का क्या होगा कि जो अवयव ए है उसका ये सारणी का डिटर्मिनेंट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे सिंपली डिटर्मिनेंट ए लिख दूँ, ठीक है, ये भी तरीका है दर्शाने का। तीसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊँ और इसका एक साइड क्या कर दूँ, मैं चौड़ा कर दूँ। इसको हम डेल्टा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी दर्शाता है कि कोई यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। जैसे डेल्टा मैं ए कर दूँ तो ये एक डिटर्मिनेंट को दर्शा रहा है कि ए एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। चलिए एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो वर्ग अवयव होता है ना, सिर्फ वही सारणिक बन सकता है, ठीक है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ, m जो होता है पंक्ति होता है, n स्तंभ होता है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी वो वर्ग अवयव होगा, ठीक है। और वर्ग अवयव ही सारणिक हो सकते हैं। यहाँ पे कहा भी गया है किसी n कोटि, ठीक है, m क्रॉस n नहीं कहा गया, यहाँ पे सिर्फ n कोटि ही कहा गया, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट b लिया है जिसमें कुछ एलिमेंट है इसके, ठीक है। जैसे अवयव में क्या होता था कि पंक्ति होता था, स्तंभ होता था, सेम वैसे ही सारणिक में भी या डिटर्मिनेंट में भी यहाँ पे पंक्ति या फिर रो कह लीजिए वो है, और यहाँ से हम इसको स्तंभ बोलेंगे या फिर कॉलम बोलेंगे, ठीक है। इसका भी कोटि होता है बट वो वर्ग अवयव है तो हम इसको n कोटि ही बोल देते हैं। तो ये क्या है, ये 3 कोटि का है, इसका कोटि क्या है, 3 है ना। और एक ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे एक देखिए अवयव है तो हम इसको ऐसे बड़ी कोष्टक में दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर डिटर्मिनेंट हो गया तो हम इसको एक स्ट्रेट यानी कि सीधा लाइन खींच करके दर्शाएंगे, मतलब यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसके बिना डिटर्मिनेंट कुछ है ही नहीं, और ये है प्रसरण। प्रसरण एक ऐसा टॉपिक है डिटर्मिनेंट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है डिटर्मिनेंट के, ठीक है। इसको इंग्लिश में एक्सपेंशन बोलते हैं। और होता क्या इसका मतलब, अभी हमने देखा कि हमने एक मैट्रिक्स लिया था पीछे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया था, ठीक है। सेम इसी को प्रसरण बोलते हैं, ठीक है। उसको एक्सपैंड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है तो हमने इजीली निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा के निकाल लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये 3x3 का हो जाए, यानी कि अगर 3 कोटि का ये अगर डिटर्मिनेंट हो, अगर उसका वैल्यू हमको निकालना हो, फाइंड करना हो, तो कैसे करेंगे। इसमें हम किसी भी रो या फिर कॉलम को पकड़ लेंगे। ये 3 रो है यहाँ पे और 3 कॉलम है, किसी भी एक रो और कॉलम को पकड़ लेंगे, ठीक है। और उसके अनुदिश, ठीक है, उसके अनुदिश हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अब इसका प्रसरण करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने अगर पहले वाले पंक्ति को पकड़ लूँ, मतलब इसके अनुदिश अनुसरण करूँ, इसका प्रसरण करूँ, सॉरी, तो क्या होगा कि हम पहले वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे, इस वाले को 3 को, और यहाँ पे लिख देंगे भाई सीधा, है ना। अब देखिए इसके सामने और इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम भूल जाएंगे कुछ देर के लिए। समझ लीजिए कि हम भूल गए इनको, यानी कि 4 3 और 2 3 को हम भूल गए, ठीक है। इस वाले को हम भूल गए हैं और इन दोनों को भूल गए हैं। तो बचा के आपको दिख क्या रहा है, 4 2 4 3 दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। अब इन दोनों को हम एक कोष्ठ में बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए ये समझ में आया आपको। हमने क्या किया, पहले वाले में एलिमेंट को लिया, इसके सामने वाले को और नीचे वाले को भूल गए, और बाकी ये जो 4 एलिमेंट बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने कोष्ठ में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इस 4 को लेते हैं, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे,
और सेकेंड में जो एलिमेंट है यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, बताता हूँ माइनस क्यों लगता है, पहले देखते हैं। यहाँ पे माइनस लगा करके 4 लिखेंगे। चलिए, अब ये जो 4 है इसके आगे पीछे का जो एलिमेंट है उसको भूल जाएंगे और इस सीधा नीचे वाला एलिमेंट को भूल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 के आगे और पीछे तो कोई था ही नहीं, तो इसके आगे और इसके नीचे वाले एलिमेंट को भूल गए थे। अब हम 4 को ले रहे हैं तो इसके आगे पीछे और इसके नीचे वाले एलिमेंट को भूल जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, अगर ऊपर वाले को हम छोड़ दें और बीच वाले को छोड़ दें तो ये 2 3 बचा और ये 2 3 बचा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और 3 2 6, तो क्या हो जाएगा 6 6 और बीच में क्या लगा देंगे माइनस, और इन दोनों को कर देंगे कोष्ट में। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, अब इस लास्ट वाले 3 को हम लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले को इधर प्लस में लिखेंगे +3। ठीक है, अब देखिए इसके सामने और इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, इसके सामने और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को फिर भूल जाएंगे। मतलब जिस भी एलिमेंट को लेंगे उसके सामने और उसके नीचे या फिर ऊपर भी होगा तो उसको भूल जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 4 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा और 3 4 12, माइनस में 12। ठीक है, 4 2 8 और 3 4 12 और बीच में हमने लगा दिया माइनस, दोनों को कर दिया कोष्ट में 1। चलिए, हमारा प्रसरण खत्म हो चुका। अब इसको हमको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा -4, है ना। यहाँ पे 4 3 12, ये हो गया 0 से ख़त्म, माइनस में ये 4 3 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0। तो इस वाले मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, इसी को प्रसरण एक्सपेंशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी कहा था कि यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, इसको समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मुख्य रूप से 3 टर्म है। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहले में देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस ही क्यों लगा। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए कि हम जब अभी पढ़ रहे थे तो उसमें पहले वाले एलिमेंट को A11 लिखते थे, इसको A12 A13। अब ये 11 12 क्यों लिखते थे, इसका मतलब आपको मैं अभी बता देता हूँ शॉर्ट में। ये क्या होता है, ये पहला पंक्ति है तो 1 लिखते हैं और पहला स्तंभ है तो 1 लिखते हैं। ये पहला पंक्ति है तो 1 लिखेंगे, दूसरा स्तंभ है तो 2 लिखेंगे। पहला पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, ऐसा ही। ये हम लोग का दूसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ है, ऐसा ही हम करके हमने पूरा ये लिख सकते हैं 3 1 3 2 3 3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 को लिया था ना, तो ये A11 वाले एलिमेंट को मैंने लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 जो है ना वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और इसके पावर में 1 + 1 दे देंगे। ये जो 1 है ना, इसको पावर में दे देंगे। अब -1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, सॉरी -1 का यहाँ पे है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है A12 है, तो यहाँ पर भी -1 होगा और फिर इसका हम पावर में क्या लिखेंगे 1 + 2 लिखेंगे। तो 1 + 2 क्या होता है 3 होता है, तो -1 के पावर में 3 आ गया। तो किसी भी माइनस वाले संख्या का अगर हम क्यू करते हैं तो क्या आता है, माइनस में ही आंसर आता है, तो इसका -1 आंसर आएगा। और -1 से जब हम इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब समझ में आया। अब लास्ट वाले को देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 1 3 है, तो -1 और इसके पावर में क्या होगा 1 3, तो हम करेंगे 1 + 3, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर में 4 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को प्लस में मिलेगा, चूँकि इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो ये हम प्लस में लिखते हैं। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रसरण एक्सपेंशन, उसी पे आधारित यहाँ पे एक क्वेश्चन है। बोला गया है कि सारणी इतना का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है, इसको हम एक्सपेंशन के थ्रू निकाल सकते हैं, प्रसरण करेंगे तो। ठीक है, हम प्रसरण कर सकते हैं पहले पंक्ति के अनुदिश, जैसा हमने अभी किया वैसे कर सकते हैं, या फिर इस वाले स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले पंक्ति के अनुदिश करेंगे फिर भी आंसर आएगा, इस वाले इस वाले स्तंभ के अनुदिश करेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम पंक्ति वाले के अनुसार कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 और 4 के अनुदिश। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और इसके सामने और इसके नीचे वाले को भूल करके इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 0 में होगा और 1 से 0 में होगा, तो क्या हो जाएगा दोनों 0 0, तो 0 - 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये माइनस में होता है, अभी मैंने बताया क्यों होता है -2। और यहाँ पे इसके आसपास वाले मतलब इसके आगे पीछे के और इसके नीचे के एलिमेंट को भूल करके बाकी जो बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, यहाँ से ये हो जाएगा 0, तो 0 - 0। ठीक है, चलिए
अब इस 4 वाले को देखते हैं, इसके नीचे और इसके सामने दोनों तरह के एलिमेंट को आगे और इसके नीचे वाले को भूल जाएंगे। बाकी 4 एलिमेंट बचते हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे +4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और इसको करेंगे तो 4 3 जा 12, लेकिन बीच में माइनस लगेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा हमको। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 - 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, -2, यहाँ पे 0 - 0 0 हो जाएगा, +4 -12 -1 क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। ऐसा लिख नहीं सकते तो हमको यहाँ पे कोष्ट लगाना पड़ेगा क्रॉस। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, खत्म हो गया ये। 13 4 जा 52, और ये हो जाएगा माइनस में, चूँकि प्लस और माइनस है। ठीक है, तो ये हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। किसके अनुसार किया हमने, पहले पंक्ति का अनुसरण करके किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे 0 0 0 0 आ गया था। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, अगर मान के चलिए हम इस वाले स्तंभ के अनुदिश करते हैं, इस वाले C3 के अनुदिश। ठीक है, तो क्या होता, यहाँ पे हम 0 के अनुदिश करते थे, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 0 के अनुदिश करते थे, यहाँ पे 0 लिखते हैं, और सिर्फ यहाँ पे 4 आता है। ठीक है, तो जिसके बाद क्या होता कि इतना हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, कैलकुलेशन से हम बच जाते और जल्दी हो जाता। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस वाले स्तंभ के अनुदिश करते हैं, तो पहले 4 को लेंगे, फिर 0 को, फिर 0 को। पहले 4 को लेंगे हम, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और इसके नीचे और सामने वाले को भूल करके इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1, और यहाँ पे 4 3 जा 12। ठीक है, इसको लेंगे तो माइनस में 0, 0 से किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 0 ले लें तो इसको ऊपर नीचे और इसके सामने वाले को छोड़ करके इस 1 को 1 से करेंगे और 4 को 2 से करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 4 2 जा 8। ठीक है, फिर इस वाले 0 को लेंगे तो इसको ऊपर, इसके सामने वाले को छोड़ करके इन चारों एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ये माइनस में है ना, यहाँ पे हो जाएगा +0 और 3 -2। अब देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा, चूँकि 2 से 1 में होगा, और पहले से यहाँ पे माइनस बीच में लगता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 -13, बाकी ये दोनों 0 हो गए, तो इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -52। ठीक है, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। यहाँ पर तो ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं हुआ, बट अगर बड़ा मैट्रिक्स हो, सॉरी डिटर्मिनेंट हो, तो वहाँ पे कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। ठीक है, चलिए